हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के एक बिल्कुल ही आसान से टॉपिक प्रायिकता के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, प्रायिकता में से बोर्ड परीक्षा के अंदर 2 प्रश्न आते हैं और वो जो दोनों प्रश्न हैं उनमें से एक प्रश्न तो होता है 1 नंबर का और जो दूसरा प्रश्न है वो प्रश्न है 3 नंबर का। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस हमें इसकी जो बेसिक जो बातें हैं या यूँ कहें कि इसके जो 2-3 सूत्र हैं उन सूत्रों को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा हमारी जो प्लस माइनस की कैलकुलेशन है या भाग देने के अंदर वहाँ हमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ी सी गलती हमारे लिए वो नुकसानदायक हो सकती है। क्योंकि आसान सा टॉपिक है और यहाँ हम गलती करके अपने अंक गंवाते हैं तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो आप प्रायिकता के जो प्रश्न हैं बड़े ही आराम से और ध्यान से समझना। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न करने से पहले इसके कुछ सूत्र, उन सूत्रों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सूत्र प्रायिकता के अंदर हम काम में लेंगे। तो सूत्र लिखने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि प्रायिकता को लिखा कैसे जाता है। उस लिखने के तरीके को भी हमने यहाँ पर सबसे पहले सीखना है कि यहाँ पर हमें किसी घटना की प्रायिकता के बारे में पूछा जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता, ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता। तो घटना को ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और प्रायिकता को हम जानते हैं पी द्वारा, प्रोबेबिलिटी। तो किसी घटना की प्रायिकता जो होती है वो पी ऑफ ई होती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता को लिखने का ये तरीका है पी ऑफ ई। एक तो ये ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि घटना को हमने बोल दिया ए, आपने किसी घटना को ए नाम दे दिया, ठीक है। तो अब इस ए घटना की जो प्रायिकता है इसको लिखेंगे पी ए, इस तरीके से कि ए घटना की प्रायिकता पी ए, ई घटना की प्रायिकता पी ई। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरा इसमें आता है कि घटना ए नहीं की प्रायिकता। अगर इस तरीके से नहीं शब्द साथ में लग जाए तो फिर इसे लिखने का तरीका देखिए क्या होगा, पी ए और इसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे जिसको बार बोलते हैं, पी ए बार। और इसको एक और भी तरीके से लिखा जा सकता है कि ए नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पी ए नहीं। और इसके अलावा आप यहाँ पर नोट ए भी लिख सकते हैं, इस तरीके से पी नोट ए। तो सूत्र वगैरह समझने से पहले हमें ये देखना है कि प्रायिकता को लिखा कैसे जाता है। तो जो भी आप घटना मानोगे वो आपके ऊपर, आप घटना क्या मानते हो। आप ई घटना मान सकते हो, ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो जिस भी घटना की आपको प्रायिकता निकालनी है उस घटना को आप, जो भी उस घटना का जो संकेत आपने लिया है उसे पी के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हमें ध्यान में रखना है कि अगर कोई घटना ई है, किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता, इस तरीके से पूछा जाएगा किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे पी ब्रैकेट के अंदर ई। घटना ए के घटने की प्रायिकता तो पी ब्रैकेट में ए, और घटना ए के नए घटने की प्रायिकता तो पी ए बार या पी ए नहीं या पी नोट ए। तो ये कुछ छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं अपने सूत्र की। देखिए, पहला जो सूत्र आपको ध्यान में रखना है वो यह है कि ये जो दोनों हमने यहाँ पर मान लिखे हैं, मतलब पी ए प्लस पी ए बार, इन दोनों का मान, जो इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना होता है, 1 होता है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उसी घटना के नए घटने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ बराबर आएगा 1। तो इसके ऊपर 1 नंबर का प्रश्न पेपर के अंदर पूछा भी गया है। तो आपको क्या करना है, इस सूत्र के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या बुक में जितने भी क्वेश्चन इस सूत्र के ऊपर आधारित हैं उन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करेंगे। किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के नए घटने की प्रायिकता वो बराबर कितना होता है, 1 होता है। दोनों का जो जोड़ है वो बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। कि ये तो है घटना घटने की प्रायिकता, और ये है घटना नए घटने की प्रायिकता। तो दोनों का जोड़ बराबर होता है 1।
तो सबसे पहले तो अपने इसी सूत्र के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं, और ये करने के बाद में हम इसके अलावा जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। पहले मैं इस सूत्र के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करवा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो ये हमारा पहला प्रश्न जो घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता के ऊपर आधारित है। देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता 7/15 है और उस घटना के न घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमने सूत्र लिखा था उसमें दो बातें थी, घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता। आपको दोनों में से कोई एक मान दे रखा है और दूसरा मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न के अंदर आप ध्यान रखिए, जो भी आपको मान दिया हुआ है उसे एक में से माइनस करना है। देखिए करना किस तरीके से इस क्वेश्चन को, तो पहले तो अपने इसमें लिख लेंगे कि घटना घटने की प्रायिकता, मतलब जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखना होता है। ठीक है, इस प्रश्न के अंदर जितने भी आंकिक मान दे रखे हैं, संख्यात्मक रूप में जितने भी मान दे रखे हैं, उनसे जो भी स्टेटमेंट बनती है वो सारी स्टेटमेंट सबसे पहले अपने को लिखनी है। तो घटना घटने की प्रायिकता, तो ये है 7/15। तो घटना घटने की प्रायिकता को आप लिख सकते हो P ऑफ A। ठीक है, मान लिया हमने ये P ऑफ A के बराबर है, तो ये तो हमें दे रखा है। अब इसके बाद में ज्ञात क्या करना है, उस घटना के न घटने की प्रायिकता। तो यहाँ लिख लेंगे ज्ञात करना है घटना के न घटने की प्रायिकता। मतलब P ऑफ A बार का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब आ रही है सूत्र की। तो सूत्र आपको मैंने लिखवा ही दिया था कि P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार बराबर 1। तो P ऑफ A का मान है 7/15 प्लस P ऑफ A बार बराबर 1। तो मैंने बोला था कि एक में से घटाना है, जो भी आपको मान दिया जाएगा उसे एक में से घटाना है। तो आप क्या करोगे, ये जो 7/15 है इसको आप इधर लिख रहोगे, बराबर का निशान है बीच में, इसको जब अपने उधर लेकर जाएंगे तो इसका निशान चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, P ऑफ A बार 1 - 7/15 और P ऑफ A बार। अब इसका लास्ट अपने को फाइनल आंसर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको यहाँ घटाने में दिक्कत आए, लघुत्तम वगैरह लेने में अगर दिक्कत आए, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को आपस में माइनस कर लेंगे। ठीक है, कि 15 और 7 को घटा लो, 15 और 7 को घटाओगे तो कितना आएगा 8, और नीचे क्या लिखना है 15। डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और फिर भी आपको लग रहा है कि लघुत्तम लेके सोल्व करना है तो इसके बटा में 1 लगा के लघुत्तम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है इसका कि 15 का यहाँ गुणा हुआ, 15 एकम 15, 15 - 7, तो 15 - 7 कितना आया 8। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक नंबर के अंदर आ सकता है। ये तो हुआ जिसमें आपको जो मान है वो बटा में दिया हुआ है। इसी के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको मान दशमलव में दिया होगा। जैसे इसी में कर लेते हैं, मान लीजिए कि P ऑफ A 0.24, मतलब P ऑफ A का मतलब क्या हुआ, घटना घटने की प्रायिकता। घटना घटने की प्रायिकता 0.24 है और हमें मान निकालना है P ऑफ A बार का। मतलब अपने को किसका मान निकालना है, अपने को मान निकालना है P ऑफ A बार का। क्या करेंगे, जो मान आपको दे रखा है उसे एक में से घटाना, जैसे यहाँ पे एक में से माइनस किया उसी तरीके से वहाँ भी हम एक में से इसको माइनस करेंगे। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 1 - 0.24। अब यहाँ भी हो सकता है कि कुछ बच्चों की दिक्कत आए कि एक में से 0.24 को माइनस कैसे करें। तो इसका भी तरीका मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ देख लो कि पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं, पॉइंट के बाद जैसे 2 अंक हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद अंक कितने हैं 2, तो 2 अंक हैं तो 100 में से माइनस कर दो। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो कितने में से माइनस करना है 100 में से। तो 100 में से सीधा 24 माइनस कर दो आप। तो 100 में से 24 तो हम माइनस कर ही सकते हैं। तो 100 में से 24 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 100 में से 24। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इस घटाव के अंदर। तो 76 आ जाएगा ये। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे 0.76, पॉइंट वापस वहीं 2 अंक छोड़ के लग जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से भी अगर दशमलव का भी क्वेश्चन है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। जैसे एक और अपने इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। मान लीजिए पी ऑफ ए का मान है 0.008 और हमें मान निकालना है पी ऑफ ए बार का। क्या करेंगे, एक में से माइनस करेंगे 0.008 को। तो अब देखिए पॉइंट के बाद 1, 2 और 3, पॉइंट के बाद 3 अंक है ना, तो इस बार 1000 में से माइनस करना है। जितने पॉइंट के बाद अंक होंगे उतनी जीरो लगानी है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने को माइनस करना है। कि पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1000 में से माइनस कर दो। इससे पहले वाले में पॉइंट के बाद में 2 अंक थे तो 100 में से माइनस किया। अब 3 अंक है तो 1000 में से माइनस करेंगे। तो 1000 में से अपने को 8 घटाना है। आप सीधा किसको घटाओ, 8 को। तो 1000 में से अपने 8 घटाएंगे तो हम जानते हैं कितना आएगा, 992 और पॉइंट वही 3 अंक छोड़ के लगे। मान लीजिए कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता है 11/21। ठीक है, पी ऑफ ए का मान 11/21 है और हमें मान निकालना है पी ऑफ ए बार का। क्या करोगे, 1 में से 11/21 को घटाओगे। तो इसका तरीका मैंने आपको बता रखा है, 11 और 21 को माइनस कर दो, 10/21। ठीक है, आप इन्हीं दोनों को माइनस कर दीजिए, नीचे जो संख्या दे रखी है उसे लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपको बटा वाले क्वेश्चन और दशमलव वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दशमलव का एक और क्वेश्चन करना है तो और कर लेते हैं। मान लीजिए कि पी ऑफ ए का मान दे रखा है 0.964 और हमें मान निकालना है पी ऑफ ए बार का। तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। अब पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1000 में से माइनस कर दो। तो 1000 में से 964 को माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 36 और इधर ये 0, मतलब 0.036। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जैसे पॉइंट के बाद 3 अंक है ना, तो यहाँ पे भी 3 अंक आपको दिखाने पड़ेंगे। तो वैसे तो 1000 में से 964 को माइनस करते हैं तो 36 ही आता है, अंक तो 2 ही आए, लेकिन एक 0 आपको लगाना पड़ेगा 3 अंक बनाने के लिए। जैसे पी ऑफ ए 0.992, जैसे ये क्वेश्चन है, इसी के जैसा भी हमने किया भी क्वेश्चन अभी कि पी ऑफ ए बार का मान निकालना है। तो 1 में से 0.992 को घटाना है। तो पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1000 में से माइनस कर दो। अब 1000 में से माइनस करो तो सिर्फ 8 ही बचेगा। 1000 में से 992 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो वहाँ पे 3 अंक अपने को दिखने चाहिए। तो इसलिए यहाँ क्या करोगे, 2 0 लगाओगे, जितने कम है उतने 0 लगा दोगे। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 0.008। तो इस तरीके के क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। अब सूत्र यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं उसका करवा देता हूँ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 3/4 है। ठीक है, और ये पूछ लेंगे कि राम द्वारा मैच न जीतने की प्रायिकता। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी इन्होंने। पहले तो घटना के ऊपर चल रहा था कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता इतनी है, घटना के नए घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी क्या किया, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया कि घटना शब्द को यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है और मैच न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब ये घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, 1 में से 3/4 को माइनस कर देंगे। तो कैसे माइनस करेंगे, बस इन दोनों को घटा लो, 4 और 3 को घटाए कितना है, 1, और इसके बटा में क्या लगा देंगे, 4। तो ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर के लिए। और इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन जो 1 नंबर के अंदर आ सकते हैं। देखिए, अब जो 1 नंबर के क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आएंगे, तो उसमें सबसे पहले मैं रखूँगा सिक्के वाले क्वेश्चन। कि सिक्के वाले जो क्वेश्चन हैं वो 1 नंबर में कैसे पूछे जाते हैं। देखिए,
मान लीजिए हमें ये बोल दिया कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। आपके सिलेबस में एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है और 3 बार उछाला जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन हैं। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जब सिक्के को एक बार उछालना है। तो देखिए, जब सिक्के को एक बार उछालेंगे तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जो सिक्का होगा उस सिक्के के 2 पहलू हैं, जिसमें से एक जो है उसका नाम होता है चित, और इसके अपोजिट जो इसके बैक साइड में जो होगा, ठीक है, इसके बैक साइड में उसका नाम है पट। पट को टेल टी से लिखा जाता है, चित को हेड एच से लिखा जाता है। तो पहले तो ये 2 बातें ध्यान में रखनी है कि सिक्के के अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक चित होता है और एक क्या होता है, पट होता है। तो सिक्के को एक बार उछाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर सिक्के के अंदर सिर्फ 2 ही परिणाम हमारे पास उपलब्ध हैं। सिक्के के लिए सिर्फ कितने परिणाम हैं? 2 परिणाम। कि जब भी सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो आपको ये चीज़ लिखनी है कि कुल परिणाम, ठीक है। तो सिक्के के लिए कुल परिणाम कौन कौन से हैं? एक तो हेड है और एक क्या है, टेल है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कब? जब सिक्के को एक बार उछालेंगे। ये सब हम जानते हैं, सिंपल सी बात है ये तो, कि एक सिक्के के अंदर जब हम एक बार उछालेंगे तो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी हैं कि या तो हेड आएगा और या टेल आएगा। इसके अलावा कोई तीसरा परिणाम तो नहीं आ सकता। तो इसलिए हमने लिखा कि कुल परिणाम जो है वो कौन कौन से रहेंगे, हेड और टेल। या यूं कहें कि कुल परिणामों की संख्या तो कुल परिणामों की संख्या जो है वो कितनी है? 2। अब देखिए आएगा क्या, क्वेश्चन में यही पूछते हैं कि जब सिक्के को एक बार उछाला गया तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी या हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे आपसे ये पूछ लिया कि पट आने की प्रायिकता, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको करना पड़ेगा सबसे पहले तो एक सूत्र याद। वो सूत्र याद करना पड़ेगा। वो सूत्र कौन सा है वो मैं लिख देता हूँ कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता को ज्ञात करने का हमारे पास एक सूत्र है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता को ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र है कि अनुकूल परिणामों की संख्या और इसके बटा में कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। इस सूत्र को याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 3 नंबर के जो सवाल आएंगे या 3 नंबर का जो एक सवाल आएगा उसमें इस सूत्र का प्रयोग जरूर होगा। सूत्र लिखने के भी पेपर के अंदर नंबर मिलते हैं, आधा नंबर मिलता है सूत्र को लिखने का। तो सूत्र भी आप जरूर याद करेंगे और उसको लिखेंगे भी। तो देखिए, सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है कि सूत्र के अनुसार चलना है। सूत्र में क्या लिखा हुआ है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। तो देखिए अब अनुकूल परिणाम कौन से हैं और कुल परिणाम कौन से हैं। तो कुल परिणाम तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं। कुल परिणाम तो हमने लिख ही रखे हैं कि कुल परिणाम कितने हैं? 2। बात है अनुकूल परिणाम की। अनुकूल परिणाम वो परिणाम होते हैं जो हमें चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पट या पट आने की प्रायिकता। तो पट आना जो है वो हमारे लिए एक अनुकूल परिणाम है। तो आपको ये देखना है कि ये जो मैंने टोटल जो परिणाम लिखे हैं इनमें कितनी बार पट आया है या पट जो है वो कहाँ कहाँ है। तो पट जो है वो एक ही जगह पे है, या यूँ कहें कि पट एक ही बार आया है। तो पट आने की प्रायिकता को ज्ञात करने से पहले हमें लिखना पड़ेगा कि पट आने के अनुकूल परिणाम, पट आने के अनुकूल परिणाम कितने? 1। और वो भी कौन सा? ये वाला। मतलब ये वाला जो परिणाम है जो H वाला, ये हमारे अनुकूल नहीं है क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए? पट। तो पट के लिए सिर्फ ये कंडीशन है, तो वो एक ही बार आया है, तो इसलिए हमने अनुकूल परिणामों में कितना लिख दिया? 1। तो कुल परिणाम जो है वो 2 हैं और अनुकूल परिणाम जो है वो 1 है। यहाँ सूत्र में मान लिख दोगे तो P ऑफ A का मान कितना आ जाएगा? 1/2। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन, ये सिर्फ वैसे एक और समझाया भी करते हैं ऐसे क्वेश्चन
कि ऐसा क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आएगा तो 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। अभी और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर थोड़ा और समझ में आएगा आपको। ये वो सूत्र जरूर आप याद कर लेना कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। क्वेश्चन कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, किसी भी उछाल में पट न आने की प्रायिकता। देखिए ये क्वेश्चन जिसमें सिक्के को कितनी बार उछालना है, 2 बार। देखिए सिक्के को जब 1 बार उछालना था तब 2 ही परिणाम आए थे कि या तो हेड या टेल। अब सिक्के को उछालना है 2 बार। जैसे मान लीजिए कि आपने सिक्के को उछाला पहली बार, ठीक है, तो किसी सिक्के को पहली बार उछालने के ऊपर 2 परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। ये सिक्का, इस सिक्के को जब उछालोगे 1 बार तो हो सकता है कि हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है ऐसा। लेकिन सिक्के को उछालना कितनी बार है, 2 बार। अब देखिए मान लो कि जब आपने सिक्के को उछाला और आपके पास आ गया हेड, ठीक है, मैंने सिक्के को उछाला, उछालने पर क्या आया, हेड आया। अब मैं सिक्के को उछालूंगा दूसरी बार। अब जैसे ही मैं सिक्के को दूसरी बार उछालूंगा तो फिर से वही संभावनाएं कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर मान लो सिक्के को उछालने पे टेल आया, ठीक है, कि सिक्के को उछाला और टेल आ गया। अब सिक्के को वापस उछालेंगे तो वापस उछालने पे फिर भी 2 संभावनाएं कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इस तरीके से आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि पहले एक सिक्का, उसको उछाला 1 बार उछाला तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब दूसरी बार जब उछालना है तो इन्हीं के आधार पे 2 कंडीशन और बनेंगी कि मान लो कि हेड आया था, फिर सिक्का उछाला हमने तो वापस हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, उसके बारे में पता नहीं है। और टेल आया, सिक्का फिर 1 बार और उछालना था तो हेड भी आ सकता था और टेल भी आ सकता था। इसको इस तरीके से अपने समझ सकते हैं कि मान लो पहली बार हेड आया, पहली बार उछाला क्या आएगा, हेड आ गया। अब सिक्के को 1 बार और उछालना है, मान लो अगली बार भी क्या आ गया, हेड आ गया। हो सकता है ऐसा कि पहली बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार उछाला हेड आ गया, तो ये एक परिणाम हो गया। हो सकता है कि दोनों बार टेल आया हो, ये भी परिणाम हो सकता है कि आपने सिक्के को उछाला और टेल आ गया, फिर आपने दूसरी बार सिक्का उछाला फिर टेल आ गया, तो दूसरा परिणाम। या हो सकता है कि 1 बार हेड आया हो और 1 बार क्या आया हो, टेल आया हो, ये भी हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि लगातार हेड आ जाए या लगातार टेल आ जाए, हो सकता है कि हेड आया 1 बार और दूसरी बार क्या आया हो, टेल आया हो। और एक परिणाम और हो सकता है जिसमें पहले टेल कर लो और बाद में क्या कर लो, हेड कर लो, कि इसका पता नहीं है। ये तो नहीं अपने कह सकते कि हेड ही पहले आएगा, हो सकता है कि टेल पहले आया हो। तो ये आपको याद रखना है कि जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम है, याद रखनी है ये बात, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम बने कितने, 4। यहाँ से भी अगर आप लिखना तो लिख सकते हो कि हेड हेड, ठीक है, हेड टेल वो तीसरे नंबर पे, टेल हेड चौथे नंबर पे और टेल टेल ये दूसरे नंबर पे। इस तरीके से भी लिख सकते हो। बाकी इस तरीके से जो आपको सही लगता है वैसे लिख लेना। बस परिणाम जो है वो कितने बनने चाहिए, 4 ही बनने चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से कम नहीं। अब बात करते हैं कि किसी भी उछाल में पट न आने की प्रायिकता, कि पट नहीं आना चाहिए किसी भी उछाल में। जैसे यहाँ देखिए दोनों ही उछालों में पट है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि पट आना ही नहीं चाहिए किसी भी उछाल का, मतलब पहली उछाल और दूसरी उछाल, 2 ही तो उछाले हैं, कि पहली उछाल के अंदर भी पट ना आए और दूसरी उछाल के अंदर भी पट ना आए। तो यहाँ देखिए ऐसी कौन सी उछाल है या ऐसी कौन सी 2 उछालें हैं या ऐसा कौन सा परिणाम है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कौन सा परिणाम है जिसमें पट आया ही नहीं है। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है ये पहला परिणाम, पहली बार में चित्त आया, दूसरी बार में भी क्या आया, चित्त आया, तो पट तो नहीं आया ना यहाँ पे, तो ये वो परिणाम है। इसके अलावा सब में देखिए पट आया है, मतलब इसमें दोनों बार पट आ गया। वो कह रहे हैं कि पट आना ही नहीं चाहिए, फिर कह रहे हैं कि इसमें फिर से पट आ गया एक दूसरी उछाल के अंदर, और इसमें पट आया पहली उछाल के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे कि पट न आने के अनुकूल परिणाम।
अनुकूल परिणाम वो होता है जो हमें चाहिए कि पट ना आए। हमें क्या चाहिए? पट ना आए। तो पट आ नहीं रहा सिर्फ इसमें, ये एक ही परिणाम है, ये 1 2 3 और 4, टोटल 4 है, ये एक परिणाम। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1। सूत्र लिखेंगे यहाँ पर इसके नीचे और फिर लिखेंगे इसकी प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम ऊपर आ जाएगा 1 और कुल परिणाम 4, ये बटा में आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 1/4। ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं इसी के ऊपर आधारित कुछ और क्वेश्चंस की। सिक्के को 2 बार उछालना है और कुछ और टाइप के क्वेश्चन अपने इसके कर लेते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, अधिकतम 1 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये सारा तो वही रहेगा कि सिक्के को 2 बार उछालना है, तो कुल परिणाम ये 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए अधिकतम 1 पट, ये कह रहा है कि 1 पट आना चाहिए, 1 पट, और वो भी अधिकतम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। अधिकतम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, कि अधिकतम 1 पट का मतलब ये हुआ कि 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 ही पट आपको लेना है, वो भी अधिकतम के अंदर। इसने बोला है अधिकतम 1 पट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे क्लियर हो जाएगा ये कि अधिकतम 1 पट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 1, या यूं कहें कि 1 से अधिक नहीं। ठीक है, अधिकतम 1 का मतलब हुआ कि 1 से अधिक नहीं, कि पट आना चाहिए सिर्फ अधिकतम के अंदर 1 बार। अब देखिए जैसे यहाँ इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या है? पट कितनी बार आया? 2 बार। तो हमें तो चाहिए 1 बार। ठीक है, तो एक तो हम इसे छोड़ेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे पट कितनी बार है? 1 बार, मतलब ये हमें चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें पट कितनी बार है? 1 बार, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी? ये जो हेड लिखा हुआ है, सोच के देखिए कि क्या हम इसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग चलना है। इसने बोला है कि जो पट है वो 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब इसने हमें सिर्फ बड़े मान को बाउंड करने के लिए बोला है, बड़े मान को निश्चित करने के लिए बोला है, छोटे मान के लिए इसने नहीं बताया। मतलब इसने ये बताया हमें कि पट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, छोटे से छोटा कितना हो उसके बारे में इसने कहीं कुछ भी नहीं बोला। तो हम इस मान को भी शामिल करेंगे, कारण क्योंकि इसमें पट जो है वो कितनी बार आया है? 0 बार। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये गलत नहीं होनी चाहिए। किसने बोला कि 1 से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसमें क्या पट 1 से अधिक है क्या? नहीं है। इसमें पट कितने हैं? 0 है। क्या 0 1 से अधिक है क्या? तो नहीं है। तो इसको भी शामिल करेंगे। तो 1 से अधिक नहीं, ठीक है। तो पट आने के अनुकूल परिणाम, एक, 2, 3, कितने हैं? 3। कौन कौन से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। मतलब ये वो केस हैं जिसमें पट 1 से ज़्यादा नहीं आया। तो एक ही केस था जिसमें पट 1 से ज़्यादा बार आया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन चारों में से एक ही केस ऐसा था जिसमें पट 1 से ज़्यादा बार आया है। यहाँ पर पट कितनी बार आया? 2 बार। बस इसको छोड़ दो, ऐसे समझ लो इसको कि 1 से ज़्यादा बार वाला जो पट है ना, बस उसको नहीं लेना, बाकी सारे शामिल करने हैं। इसमें पट कितनी बार आया? 2 बार। तो इसको हटा दो यहाँ से। तो हटाने के बाद में कितने परिणाम बच गए? 3 परिणाम। वो सूत्र हमारे पास, तो प्रायिकता P ऑफ A, तो ये अनुकूल परिणाम हो जाएंगे क्योंकि ये हमें चाहिए। तो 1 2 3 और कुल परिणाम कितने? 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है जो अधिकतम और अच्छा एक इसमें न्यूनतम की भी बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। मान लीजिए कि वो बोलता है कि न्यूनतम 1 पट आने की प्रायिकता। तो न्यूनतम 1 पट का मतलब कम से कम 1, न्यूनतम का मतलब कम से कम, अधिकतम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक, न्यूनतम का मतलब क्या होगा? कम से कम। कि कम से कम 1 पट तो आना ही चाहिए,
कम से कम एक पट तो आए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं। मतलब इसके कहने के अनुसार है कि एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से कम न हो। तो देखिए यहाँ पर कितने पट हैं, 0। यहाँ पर पट कितने हैं, 0। क्या 0 एक से कम है? इसने बोला है कि एक से कम नहीं, जो एक से कम होगा ना वो नहीं, एक से कम नहीं। तो यहाँ पर पट कितने हैं, 0, तो इसको नहीं लेना। अच्छा यहाँ पर कितने हैं, 2, एक से कम तो नहीं है ना। अब इस बार ये वाली जो लाइन है ना वो गलत नहीं होनी चाहिए कि एक से कम ना हो, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी, ऐसे याद रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी। जो एक पट है उसको शामिल करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हैं उन सबको शामिल कर लो, लेकिन जहाँ पर पट है ही नहीं उसको छोड़ दो। तो इस बार जो अनुकूल परिणाम है पहले लिख लेते हैं, अनुकूल परिणाम। TT, HT और TH। क्या इसमें एक से कम है? नहीं है। कितने पट हैं? 2 है। तो 2 एक से कम तो नहीं है ना? नहीं है। इसमें कितने हैं? 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम 1 का बोला है कि 1 तो होना ही चाहिए, कम से कम 1 तो हो। इसमें भी कितने हैं? 1 हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते थे और कम से कम कितने हो सकते थे? 1 हो सकते थे। इसको नहीं लेना। तो इसका उत्तर भी यही आएगा, 3/4, क्योंकि यहाँ पर जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं? 3 है। इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। तो अधिकतम और न्यूनतम का ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि 2 बार का सवाल अगर आ जाए कि एक सिक्के को 2 बार उछालना है और अधिकतम और न्यूनतम का क्वेश्चन आ गया ना, तो उसका आंसर 3/4 ही आएगा। और इससे पहले जो एक सिक्के को एक बार उछालने वाला अगर क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, उसका उत्तर हमेशा 1/2 आएगा। कि ये बोल दिया कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 1/2। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 1/2। या ये बोल दिया कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित न आने की प्रायिकता तो 1/2, पट न आने की प्रायिकता तो 1/2। और 2 बार के अंदर, 2 बार वाले में अधिकतम और न्यूनतम का अगर क्वेश्चन आता है, अधिकतम या फिर न्यूनतम का, तो उसका आंसर कितना? 3/4। तो देखिए अब हम क्वेश्चन करेंगे सिक्के को 3 बार उछालने वाले के। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो अपने लिखेंगे कुल परिणाम। देखो सिक्के को जब एक बार उछाला था तब 2 परिणाम आए, 2 बार उछाला तो 4 परिणाम आए। अब 3 बार उछालने पर कितने परिणाम आएंगे? तो ये जो है वो 2 का गुना हो रहा है हर बार। इस तरीके से आपको याद रखना है कि इसको 2 से गुना किया तो 4 और इसको 2 से गुना करेंगे 8। ठीक है कि सिक्के को एक बार उछाला 2 बार उछाला 2 गुना 2, 3 बार उछाला तो 2 गुना 2 गुना 2। इस तरीके से याद रखिए कि सिक्के को एक बार उछालना है तो 2 परिणाम, सिक्के को 2 बार उछालना है तो 2 × 2 4 परिणाम, सिक्के को 3 बार उछालना है तो 2 × 2 × 2 8 परिणाम। देखिए कौन कौन से हैं, पहले तो उनको लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो 3 हेड हो सकते हैं, 2 हेड हो सकते हैं और 1 टेल हो सकता है। इसकी कंडीशन बना लेते हैं। इसके अलावा 3 टेल हो सकते हैं, 2 टेल और 1 हेड हो सकता है। ठीक है, तो ये वो 8 परिणाम हैं जो सिक्के को 3 बार उछालने पे प्राप्त होंगे। आप लिख के देखेंगे तो 1-2 बार आपको लिखने ही पड़ेंगे, लिखोगे इतने में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैंने लिखे हैं। बस आप यहाँ से ध्यान रखिए कि 3 हेड और 3 टेल लेके चलिए, उसके बाद में 1 टेल कर दो ऊपर वाले में और उसका क्रम बदलते रहो, लास्ट में आ गया, बीच में आ गया, शुरू में आ गया। फिर 3 टेल ले लिए, इसमें 1 हेड करके लास्ट में लिखा, बीच में लिखा, शुरू में लिखा। तो इस तरीके से 3-4 बार लिख के देख लेना, ये आपको लिखना आ जाएगा। अपने बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए 3 तरीके के क्वेश्चन मैं इसके ऊपर करवा देता हूँ। पहला वही अधिकतम का, मान लो ये बोल दिया कि अधिकतम एक चित, मतलब अधिकतम एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अब देखिए चित का मतलब यहाँ पे H से है, ठीक है, चित का मतलब यहाँ पे किससे है? H से। अधिकतम एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या इस मान को लूँगा क्या मैं?
तो नहीं, 3 चित है यहाँ पे, होने कितने चाहिए, एक ही होना चाहिए। इस मान को नहीं लेंगे, इस मान को नहीं, इस मान को नहीं। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन से आएंगे। इसमें कितने चित्त हैं, 0 चित्त है ही नहीं, इसमें चित्त इसमें है ही नहीं। इसने बोला है कि अधिकतम एक ही होना चाहिए, अधिकतम एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक, कम से कम कितना भी। क्या इसमें एक से ज़्यादा चित्त हैं क्या, तो एक से ज़्यादा तो नहीं है ना, अधिकतम का क्या बोला, एक। इस परिणाम को लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसमें कितने हैं, एक ही चित्त है, बिल्कुल है, एक चित्त ये लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक चित्त और यहाँ पर भी कितना है, एक चित्त है। तो अधिकतम एक चित्त के अनुकूल परिणाम, ठीक है। एक से ज़्यादा नहीं, एक से कम कितने भी, एक से कम तो फिर वो 0 ही होगा, तो 0 हो गया। यहाँ पे चित्त कितने हैं, 0, यहाँ पे चित्त कितने हैं, 1, यहाँ पे चित्त कितने हैं, 1, यहाँ पे चित्त कितने हैं, 1। क्या यहाँ पे कोई ऐसा परिणाम है जहाँ पे एक से ज़्यादा चित्त हों, तो नहीं है। जो एक से ज़्यादा चित्त थे ना वो ये रहे, तो इनको तो हमने लिया ही नहीं है, क्योंकि इसने बोला है अधिकतम एक ही चित्त आपको लेना है। चलिए, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 और 4, अनुकूल परिणाम 4। और प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम तो है 8, कुल परिणाम 8 हैं और अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4/8। होकर लेना कंप्लीट इस क्वेश्चन को। सूत्र लिखोगे कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4 है, और कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे हमने लिखी है कितनी, 8। तो इसका उत्तर आएगा 4/8। अनुकूल ऊपर, कुल नीचे। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन जो अधिकतम के ऊपर आधारित था। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन की, जो न्यूनतम के ऊपर आधारित होगा। तो देखिए इस बार जो अगला टाइप है इसका न्यूनतम, न्यूनतम एक चित्त। न्यूनतम का मतलब कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी, कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए, कम से कम एक हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मर्जी हो, ठीक है, कितना भी। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। न्यूनतम का मतलब कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी। तो देखिए, तो क्या ये ले लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि इसने बोला है कि कम से कम एक होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना मर्जी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक से कम ना हो। कम से कम एक का मतलब एक से कम ना हो, तो बिल्कुल है। इसमें 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। इसमें 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें कितने हैं, 0, इसको नहीं लेना, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ पर कितने हैं, 1, और यहाँ पर कितने हैं, 1। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं इसके, H H H H H T H T H T H H T T H T H T और H T T। तो इसमें न्यूनतम एक चित्त है, मतलब कम से कम सब में एक चित्त तो है ही, कम से कम एक है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें 2 हैं, कम से कम एक तो है ही ना, ज़्यादा कितने मर्जी हों, इसमें भी और इसमें भी। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक परिणाम छोड़ा है बस, बाकी सारे ले लिए, तो 7 परिणाम हो गए टोटल, 7। और कुल परिणाम कितने हैं ये, 8। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, 7/8। तो ये हो गया न्यूनतम का क्वेश्चन, ठीक है। अधिकतम का हो गया एक क्वेश्चन, न्यूनतम का हो गया। और अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर आधारित जो है वो देखिए कैसे करना है। एकांतरत एक चित्त या एक पट, एकांतरत एक चित्त या एक पट आने की प्रायिकता। देखिए एकांतरत का मतलब क्या है कि एक छोड़ के एक, वो रिपीट होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से होंगे यहाँ पे। एक तो ये वाला कि पहले H आ गया, अगला छोड़ दो, फिर वापस क्या आ गया, H। एक छोड़ के अगले वाला जो है वो रिपीट होना चाहिए, वापस वही आना चाहिए। एक तो ये हुआ, और एक ये रहा
कि जैसे पहले टेल आ गया, फिर एक छोड़ दिया, चेंज हो गया मान, वापस फिर क्या आ गया, टेल। ठीक है ना, कि एक एक छोड़ के मान क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए। तो इनको बोलते हैं एकांतरत। तो ये कुल कितने परिणाम ऐसे, ये ऐसे 2 ही परिणाम है, और किसी में ऐसा नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे बात करें इसकी, तो इसमें लगातार ही आ रहा है, एकांतरण नहीं हुआ, मतलब बीच में मान चेंज नहीं हुआ। इसमें भी नहीं है, मतलब किसी में नहीं है ये। तो अनुकूल परिणाम इसके लिए, अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, H T H T H T। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी, 2। और इसका सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो सूत्र लिख लेना, अनुकूल परिणाम ऊपर आ जाएंगे और कुल परिणाम बटा में आ जाएंगे। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 2/8। आगे चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो 2 के पाड़े से काट के, और यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी काम चल जाएगा, और करना चाहो तो कर दो 1/4। इसको 2 के पाड़े से काटा। तो ये तो हो गए एक सिक्के को 3 बार उछालने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो सिक्के के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई ना कोई एक जरूर आ जाएगा। अब अपनी बात कर लेते हैं कि पासे के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासा जानते हो, लूडो वाला जो पासा है जिसमें 6 फलक होते हैं, जिसमें एक तरफ 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से पॉइंट बने होते हैं। ठीक है, कि पासे के अंदर जो अंक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जब एक पासे को अपने उछालेंगे या एक पासे को फेंकेंगे तो जो अंक आएगा वो इन्हीं में से कोई एक आएगा। तो ये हमारे कुल परिणाम हैं। ध्यान रखेंगे, कुल परिणाम यहाँ पे कितने हैं, 6। कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कुल परिणाम है जब एक पासे को एक बार उछालेंगे। अब देखिए इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बुक में आपके दे रखे हैं, आपसे वो पूछ सकते हैं सम संख्या आने की प्रायिकता, या पूछ सकते हैं विषम संख्या आने की प्रायिकता, या पूछ सकते हैं अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, या पूछ सकते हैं कुछ अलग से कैसे कि 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, या पूछ सकते हैं कि 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। मतलब कुछ भी दिया जा सकता है। हम यहाँ पे वो सारी कंडीशन तो नहीं लिख पाएंगे, जो मेन है वो मैंने लिख दी। तो देखिए सम संख्या यहाँ पे कौन कौन सी हैं, तो उसको आप अलग से लिख लेंगे कि ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता हो, तो वो कौन कौन सी हैं, 2, 4 और 6। ये सम संख्या है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता डायरेक्ट लिख रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ, कि सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 बटा में कुल संख्याएं, कुल संख्या कितनी है, 6, और सम संख्या कितनी है, 3। तो 3 बटा 6। इसको हल करोगे तो 3 के पाड़े से काट लेना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसका उत्तर है 1/2। अब है विषम जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो 1, 3 और कौन सी, 5। विषम संख्या कौन सी, 1, 3 और 5। तो ये भी कितनी है, 3 है। तो इसका उत्तर भी क्या आएगा, 3/6, मतलब 1/2। अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें 1 का भाग जाता है और साथ में खुद वो संख्या का भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे 3 है, अब 3 में अपने को पता है कि 3 का ही भाग जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि जो खुद के पाड़े में आती हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो खुद के पाड़े में आती हों। जैसे 5, तो 5 खुद के पाड़े में आता है। ठीक है, 2 खुद के पाड़े में आता है, और एक ये 3 भी खुद के पाड़े में ही आता है। तो ये जो तीनों संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं यहाँ पर कौन कौन सी हैं, जो सिर्फ खुद के पाड़े में आती हैं, 2, 3 और 5। 1 इकाई है और इसको अभाज्य संख्या में नहीं रखा जाता। 4 2 के पाड़े में आ गया इसलिए इसको नहीं लेना। 6 2 और 3 के पाड़े में आ गए तो इसको भी नहीं लेना। तो अभाज्य संख्या कौन सी, 2, 3 और 5। तो ये कितनी है, 1, 2 और 3। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता भी कितनी आएगी, 3/6। इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 1/2। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना, ये आपको याद ही रह जाएगा कि पासे को जब अपने एक बार उछालते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2,
विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2, तीनों की प्रायिकता एक जैसी ही आएगी। सम संख्या कौन सी? 2, 4, 6। विषम संख्या कौन सी? 1, 3 और 5। और अभाज्य संख्या कौन सी? 2, 3 और 5। इनको नोट कर लेना अलग से। तो तीनों की प्रायिकता जो है वो 3/6, 3/6, 3/6, या यूँ कहें 1/2, 1/2, 1/2। और ये दोनों सामान्य क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, साफ ही पता लग रहा है। क्या बोला इसने कि 2 से बड़ा, तो 2 से बड़े देख लो कौन कौन से हैं। 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये सारे 2 से क्या हैं? बड़े हैं। इनको गिन लो कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर बन जाएगा 4/6। समझ रहे हो इस चीज़ को कि 2 से बड़ा पूछा है ना, तो 2 से बड़े देख लो कितने हैं। तो नीचे बटा में तो 6 ही आएगा, बटा में सबके 6 आएगा, क्योंकि कुल परिणाम यहाँ पे कितने हैं? 6 हैं। तो बटा में तो 6 लगाना है, बस ऊपर वाला मान अपने को देखना है, जो चाहिए वो लगेगा ऊपर। 6 से छोटा, अब 6 से छोटे, तो 6 से छोटे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये कुल कितने हो गए? ये कुल 5 हो गए। तो 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता 5/6। तो पासे को एक बार उछालने के ऊपर ये क्वेश्चन है। ये पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आते हैं तो 1 नंबर का ही आएगा। अब बात कर लेते हैं पासे को जब 2 बार उछाला जाएगा। तो देखिए एक पासे को 2 बार उछालना है। सिक्के के अंदर क्या किया था? एक बार सिक्का उछाला तो 2 परिणाम आए थे, ठीक है। 2 बार सिक्का उछाला था तो 2 × 2। पासे को एक बार उछाला तो 6 परिणाम, और 2 बार पासा अपने उछालेंगे तो कितना आएगा? 6 × 6। तो 6 × 6 का मतलब कितना हो गया? 36। तो ये वो 36 परिणाम हैं। ये वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल टेबल नहीं है। पेपर के अंदर अगर पासे वाला क्वेश्चन आता है तो ये टेबल आप वहाँ ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। इधर गिनती लिखनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मतलब पहली उछाल हो गई, ये दूसरी उछाल हो गई, और इनके संगत जैसे 1, 1, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4, वो सारा ऐसे लिखना है, ये सारा का सारा। तो ये टोटल कितने परिणाम है? 36 परिणाम है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए पहले एक तो बन सकता है इसमें क्वेश्चन योग वाला। वो आपसे ये पूछ सकता है कि अंकों का योग इतना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अंकों का योग 7 आना चाहिए, ठीक है। अंकों का योग, अंकों का योग कितना? 7। तो आपको फिर ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे कि जोड़ 7 कहाँ पे है। और जब जोड़ वाला कोई क्वेश्चन आएगा ना तो वो जोड़ हमेशा टेढ़ा बनेगा। मतलब जैसे ये देखिए 6 और 1 का जोड़ कितना किया? 6 और 1 का जोड़ करो तो कितना आएगा? 7 आएगा। 5 और 2 का जोड़ किया 7, 4 और 3 का जोड़ किया 7, 3 और 4 का जोड़ किया 7, 2 और 5 का जोड़ किया 7, 1 और 6 का जोड़ किया 7। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये विकर्ण के रूप में इस तरीके से चलेगा अंकों का जोड़ 7 आने के लिए। तो कौन कौन से आप लिखना तो लिख सकते हो कि 6, 1, ठीक है, 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, ठीक है। उसके बाद में 2, 5 और लास्ट 6, 1, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल कितने परिणाम है? ये 6, जिनको बोलेंगे अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है 36। ये सारे कुल हो गए। सूत्र क्या इसका कि कुल परिणामों की संख्या बटा में, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता बराबर 6/36। सूत्र लिख के फिर मान लिखना है, 6 के पार्ट से काट देना, 6 × 6, 6 × 36। तो ये हो गया योग वाला क्वेश्चन। और भी आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए वो ये बोल दे कि योग आना चाहिए 12। योग कितना आना चाहिए? 12। अब इसमें ढूंढो कि 12 जोड़ कहाँ पे आ रहा है। तो 12 वाला जो जोड़ है ना वो एक ही बार आएगा यहाँ पे, और कहीं भी जोड़ 12 नहीं बनता, ठीक है। 6,6। तो इसका मतलब वो एक ही परिणाम है ना, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/36। चलिए वो ऐसे बोल दे कि योग आना चाहिए 11। योग कितना आना चाहिए? 11। तो बताइए योग 11 कहाँ आ रहा है? तो यहाँ देखिए 6 और 5 11, 5 और 6 11। तो ये दो परिणाम। तो जोड़ 11 आने के लिए आएगा 2/36। तो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। आप खुद बुक के अंदर देख लेना कि इसके ऊपर आधारित कौन कौन से प्रश्न। तो अब हम इसके एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि
मान लीजिए कि हमारे पास कुछ पेन है, ठीक है, और ये जो पेन है इसमें से जो ख़राब पेन है वो तो है 12, और जो सही पेन है वो है 132, और दोनों मिक्स हैं, ख़राब पेन और सही पेन दोनों एक ढेर के रूप में पड़े हैं। और हमें क्या करना है, इस ढेर में से कोई एक पेन बाहर निकालना है बिना उसमें देखे कि हम कौन सा पेन बाहर निकाल रहे हैं, और हमें बताना है कि उस पेन के सही होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, सही होने की प्रायिकता। देखिए पेनों का कोई ढेर है जिसमें खराब पेन 12 हैं, सही कितने हैं 132। तो पहले तो आप कर दो इनका जोड़, मतलब कुल पेन 12 प्लस 132 कितना आएगा 144। सही होने की प्रायिकता जो चाहिए वो अनुकूल, तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम। ये क्या है, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, सही पेन। सही पेन कितने हैं 132, तो 132। फिर अपने इसका सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, मतलब 132 बटा 144। इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। और इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चन इस बुक के अंदर आपके दे रखे हैं। मान लीजिए कि हमें कोई 17 संख्याएं दे रखी हैं प्राकृत, कौन सी, जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 ऐसे। कितनी संख्याएं हैं 17। संख्याओं में से किसी एक संख्या का चुनाव करना है, मतलब 17 में से कोई आपको एक संख्या चुननी है और आपको बताना है कि चुनी गई संख्या अभाज्य हो। चुनी गई संख्या कैसी हो, अभाज्य, मतलब ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित होती हो और साथ में 1 से विभाजित होती हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित न होती हो। तो कौन कौन सी हैं आपको मैंने बताया था कि स्टार्ट करेंगे 2 से। एक अपवाद है, इसको इकाई के अंदर शामिल किया जाता है। तो पहले तो 2, फिर 3, क्या 4 किसी और से विभाजित होता है, तो बिल्कुल 2 का भाग जाता है 4 में, मतलब जो किसी और पाड़े में आए ना उसको नहीं लेना, तो 4 को नहीं लेंगे। 5 सिर्फ 5 के पाड़े में आता है। 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 2 के पाड़े में भी आता है, 3 के पाड़े में भी आता है, जो सिर्फ खुद के पाड़े में उसी को लिखना है। 7 11 13 और लास्ट 17। तो ये वो संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब इसका सूत्र उससे पहले लिख लेते हैं, अनुकूल परिणाम, मतलब जो हमें चाहिए वो अनुकूल है, हमें चाहिए अभाज्य संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अनुकूल परिणाम कितने 7, और कुल परिणाम तो ये 17 है कि आपको 17 में से चुनाव करना है, तो कुल परिणाम 17। सूत्र इसका अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो 7 बटा 17। ठीक है, तो इस तरीके के ऊपर भी जितने भी क्वेश्चन है बुक के अंदर वो आप सोल्व करके देख लेना। और अब अपने इसके कुछ और क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अलीप वर्ष के ऊपर आधारित। अब अलीप वर्ष के ऊपर कौन सा क्वेश्चन रहेगा वो देखना है हमें। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अलीप वर्ष होता कौन सा है। तो जो अलीप वर्ष होता है वो ऐसा वर्ष होता है जिसमें फरवरी वाला जो महीना है वो 28 का होता है, या यूँ कहें कि अलीप वर्ष के अंदर जो फरवरी का महीना है उसमें 28 ही दिन होते हैं। और इसके अलावा एक और वर्ष होता है जिसको अपने बोलते हैं लीप वर्ष। तो लीप वर्ष के अंदर जो फरवरी होती है वो एक दिन बढ़ जाती है, 29 की हो जाती है, और प्रत्येक चौथे वर्ष में एक लीप वर्ष आता है, या यूं कहें कि तीन अलीप के बाद में एक लीप आएगा। अभी जैसे 2020 चल रहा है तो 2020 यह लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का पता कैसे लगता है कि जिसमें 4 का भाग जाता हो, और अगर वर्ष जो है वो 00 वाला है, जैसे मान लीजिए 1900 या 2100,
ठीक है, या 2200 या 2400, मतलब जिसमें डबल जीरो आए या ट्रिपल जीरो आए वहाँ पे आपको 400 का भाग देके पता करना होता है। ठीक है, कि लास्ट में अगर डबल जीरो है फिर तो 400 का भाग देके पता लगेगा, और लास्ट में अगर डबल जीरो नहीं है, कुछ भी अंक आ जाए तो किसका भाग देना पड़ेगा, 4 का। कोई ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो लीप वर्ष है, या 400 का भाग पूरा पूरा जाए तो वो भी क्या है, लीप वर्ष है। 400 का भाग उसी में देना है जो डबल जीरो है। अब जैसे 1900 है तो 1900 में देखो 400 का भाग जाता है क्या, तो डबल जीरो से पहले डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 19 में देख लो 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता, मतलब लास्ट की 2 जीरो छोड़ दो, फिर उसमें 4 का भाग देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 19 में 4 का भाग नहीं जाता तो इसका मतलब ये ए लीप वर्ष है। 2400 जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल है 2400, ये लीप वर्ष है, क्योंकि डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होने के बाद ये जो 24 बचेगा इसमें किसका भाग जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा। तो ये सामान्य सी बात है जो आपको नॉलेज में रहनी चाहिए कि लीप और ए लीप वर्ष कौन से होते हैं। तो जो ए लीप वर्ष होता है वो एक सामान्य वर्ष होता है और इसमें 365 दिन होते हैं एक साल में। ठीक है, और दूसरा जो लीप है उसमें 366 दिन होते हैं, फरवरी वाले दिन का अंतर रहता है, और उसे अधिवर्ष भी बोलते हैं। जो लीप वर्ष है जिसमें साल में 366 दिन होते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। एक दिन जिसमें अधिक होगा अधिवर्ष इसको बोला जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन कैसा आएगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा। जैसे किसी अलीप वर्ष का चयन करने पर तिरपन सोमवार आने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी। 53 सोमवार पूछ सकते हैं, 53 मंगलवार, 53 बुधवार, जो भी है, जो वार अपने हफ्ते हैं उन 7 में से कोई भी पूछ सकता है ये। तो अलीप वर्ष का चयन करने पे 53 सोमवार आने की प्रायिकता। तो हमने किसी अलीप वर्ष का चयन किया जिसके अंदर साल में दिन कितने होंगे, 365। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग कैसे करनी है कि 7 का भाग दे दो इसमें 365 में। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, ये हफ्तों की संख्या निकालने के लिए कर रहे हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 365 दिन हैं, इनको हफ्ते में चेंज करेंगे, पता लग जाएगा कि हफ्ते कितने हैं। तो 7 पंजा 35 और 7 दूनी 14, 1 बच गया शेषफल। तो इसको लिखने का तरीका ये रहता है कि 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 1 दिन शेष। वो यहाँ लिख लेते हैं कि एलीप वर्ष के अंदर 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 1 दिन शेष। ठीक है, याद रखेंगे ये बात कि जो अलीप वर्ष होता है कि बार बार ज्ञात ना करना पड़े वो भी अच्छी बात है, सीधा याद रह जाए बहुत ही बढ़िया है कि अलीप वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं और 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 1 दिन शेष होता है। अब ये जो 52 पूर्ण सप्ताह है इसका मतलब 52 सोमवार, 52 मंगलवार, इस तरीके से चलेगा ये कि 52 ही सोमवार हैं, 52 ही मंगलवार हैं, 52 ही बुधवार हैं, ठीक है, 52 ही शनिवार है। और ये जो 1 दिन शेष बच गया इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये वो कौन सा दिन है। यहाँ पे क्लियर है कि कितने कितने दिन आएंगे, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये वो दिन कौन सा है। तो इस 1 दिन के लिए, ठीक है, इस 1 दिन के लिए हमें यह लिखना पड़ेगा। तो ये जो 1 दिन शेष है ये रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और शनिवार हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये जो दिन हमें नहीं पता वो कौन सा है, हम सारे ही लिख देंगे। लिख दिए। अब बात करते हैं पूछा क्या है क्वेश्चन क्या कि आपको 53 सोमवार क्या करना है, 53 सोमवार की प्रायिकता। तो यहां देखिए 52 सप्ताह में 52 सोमवार आएंगे, हर सप्ताह में 1 सोमवार होता है, तो 52 सप्ताहों में कितने सोमवार आ गए, 52। हमसे पूछा है 53 सोमवार, तो इसका मतलब इसके अनुसार ये जो दिन है ना ये भी क्या होना चाहिए, ये सोमवार ही होना चाहिए, ये दिन भी क्या होना चाहिए, सोमवार। तो यहाँ देखिए यहाँ पर सोमवार कितनी बार है, 1 ही बार है, तो 53 सोमवार के लिए प्रायिकता बनेगी 1। ठीक है, ऊपर 1 लिखा
और ये कुल कितने दिन है 7, तो 1/7। 53 सोमवार होने की प्रायिकता 1/7। या 53 मान लो ऐसे बोल देता कि 53 रविवार, 53 रविवार, तो 52 रविवार तो आएंगे ही आएंगे। वो 53वीं रविवार हो, 53वां भी रविवार हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस एक रविवार को ले लेंगे। और ये कितने सब दिन है 7 हैं, तो बटा में क्या आ जाएगा 7। 53 मंगलवार आए तो भी 1/7। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया एलिफ वर्ष का। एक क्वेश्चन और है इसका आपकी बुक के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन, एक अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द इसमें इन्होंने जोड़ दिया, कई बार ध्यान में नहीं रहता, जल्दबाजी के अंदर गलती कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से ध्यान से पढ़ना है। इसने बोला है कि एक अलीफ वर्ष के अंदर केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। पहले तो वही लिख लेंगे कि अलीफ वर्ष के अंदर दिन होते हैं 365, 7 का भाग देंगे 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 1 दिन शेष। और ये जो एक दिन है ये क्या हो सकता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। ये 365 दिन, 52 पूर्ण सप्ताह, 1 दिन शेष, कोई भी 7 में से कोई भी। बात करते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है केवल 52 रविवार, केवल 52, न कम न ज़्यादा। रविवार कितने होने चाहिए, 52 ही होने चाहिए। अब देखिए, तो 52 सप्ताह तो वैसे ही बन गए, 52 सप्ताह तो वैसे ही बन गए कि 52 रविवार तो आएंगे ही आएंगे। इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता कि 365 दिन में 52 रविवार तो आने ही आने हैं, क्योंकि 52 पूर्ण सप्ताह है, हर सप्ताह में एक रविवार तो आएगा ही आएगा, 52 रविवार तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने बोला है कि केवल 52, कम भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो कम तो चलो नहीं होंगे, ठीक है, कम तो नहीं होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक दिन अभी शेष बचा हुआ है। तो ये एक दिन हो सकता है कि रविवार हो जाए, या हो सकता है कि सोमवार हो जाए, या मंगलवार, जो भी है, हो तो कुछ भी सकता है। कि ये जो एक दिन है हमें नहीं पता या आपको नहीं पता कि ये वो एक दिन कौन सा है, 7 में से कोई भी एक हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा कि केवल 52 रविवार का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा, केवल 52 रविवार का अर्थ यह है, केवल 52 रविवार का अर्थ यह है कि जो एक दिन शेष बचा है, जो एक दिन शेष बचा है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें रविवार नहीं होना चाहिए। केवल 52 रविवार का अर्थ यह है कि जो एक दिन शेष बचा है, ठीक है, जो एक दिन शेष है उसमें रविवार न हो। अगर ये वो दिन रविवार निकल गया, ये जो एक दिन बचा हुआ है ना, ये मान लो रविवार निकल गया, तो रविवार कितने हो जाएंगे 53, हमें कितने चाहिए 52। तो इस एक दिन को रविवार के विरोध में दिखाना है, इस एक दिन को रविवार के अपोजिट दिखाना है कि वो जो एक दिन है वो क्या ना हो, रविवार ना हो। मतलब ये जो एक दिन बचा, क्या ये सोमवार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो कि रविवार नहीं है, ठीक है, 52 सप्ताह में कितने रविवार आ गए, 52 रविवार आ गए, और ये जो एक दिन है वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार में से कुछ भी है। तो क्या रविवार 53 हो जाएंगे, क्या नहीं हो सकते ना, क्योंकि रविवार हमने छोड़ ही दिया, हमने मानना ही नहीं कि रविवार है, हमने मान लिया कि सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, रविवार को तो छोड़ ही दो। तो इस ऐसी कंडीशन की अगर आप बात करोगे तो हमारे पास जो रविवार हैं वो कितने आएंगे, केवल 52 आएंगे, क्योंकि 52 से कम तो हो ही नहीं सकते थे वैसे, क्योंकि 52 सप्ताह तो बन ही रहे हैं, तो 52 रविवार तो आने ही आने हैं। बस इस एक दिन को बचा के और रखना है कि ये एक दिन कहीं रविवार ना निकल जाए। तो ये एक दिन अगर रविवार ना हुआ, इसने बोला है कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए। इस एक दिन में रविवार ना हो, तो यहाँ पे टोटल दिन कितने हैं, 7 हैं, टोटल दिन कितने हैं 7। और अगर वो एक रविवार हुआ तो प्रायिकता तो वैसे 1/7 बन जाएगी, लेकिन इसमें से क्या करेंगे, इसको एक में से घटाना पड़ेगा, तो कितना उत्तर आ जाएगा 6/7। अगर आपको ये तरीका नहीं ध्यान में रहता कि ये एक में से क्यों माइनस किया है, आप डायरेक्ट 6/7 लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे कि यहाँ पे दिन कितने हैं, 7 हैं, क्या नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए ना, छोड़ दो रविवार को, बाकी पीछे दिन कितने हैं 6, तो प्रायिकता कितने आ गई 6/7। तो
अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता कितनी होती है? 6/7 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसके बाद में है थैले वाला। थैले वाले क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ सकते हैं 3 नंबर के अंदर। क्वेश्चन है, एक थैले में 2 प्रकार की गेंदें हैं, 5 लाल और 3 सफ़ेद। सफ़ेद गेंद की प्रायिकता और सफ़ेद गेंद के न होने की प्रायिकता। मैं क्वेश्चन पूरा समझा देता हूँ। क्या है कि एक थैले में कुछ गेंदें रखी हुई हैं और उनमें 5 गेंदें तो लाल रंग की हैं, 3 गेंदें सफ़ेद रंग की हैं, टोटल गेंदें होगी 8। और 8 में से कोई एक गेंद बाहर निकालनी है। क्वेश्चन इस तरीके से बुक में जो दिया हुआ है कि इनमें से कोई एक गेंद बाहर निकालनी है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद रंग की है या निकाली गई गेंद सफ़ेद रंग की नहीं है। मतलब किसी एक गेंद का चयन करना है, किसी एक गेंद का चयन करना है और इस बात की प्रायिकता, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो जो गेंद है वो क्या हो? सफ़ेद हो और सफ़ेद न हो। तो देखिए, पहले तो लिख लेंगे लाल गेंद कितनी? 5। फिर लिख लेंगे सफ़ेद गेंद कितनी? 3। फिर लिख लेंगे कुल गेंद कितनी? 8। जोड़ कर दिया इनका। पूछा क्या है? सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो यहाँ लिखेंगे सफ़ेद गेंद के अनुकूल परिणाम कितने? 3। जितनी सफ़ेद गेंदें हैं उतने अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम 8। तो प्रायिकता सूत्र लिख लेना पहले तो, फिर सूत्र में मान लिखना। तो सूत्र उत्तर आ गया इसका 3/8। अब इसने बोला कि सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। सफ़ेद नहीं है तो आपको पता है कि सफ़ेद होने की प्रायिकता तो 3/8 है। सफ़ेद होने की प्रायिकता 3/8 है। सफ़ेद न होने की प्रायिकता तो 1 में से इसको घटा दो, सफ़ेद न होने की प्रायिकता। तो 8 और 3 को घटा दो, 5/8 इस तरीके से। तो एक ये क्वेश्चन थैले वाला। जितने भी क्वेश्चन हैं थैले के ऊपर आधारित, वो क्वेश्चन भी आप जरूर कर लेना इसके। और अब हमारे पास लास्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है ताश के पत्तों वाला। ठीक है, तो देखिए जो ताश के पत्तों का सवाल है वो भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बस आपको ताश के पत्तों की नॉलेज होनी चाहिए कि ताश के अंदर कुल कितने पत्ते होते हैं, कौन से पत्ते कैसे होते हैं, किस रंग के होते हैं, जो भी है वो सारा। तो पहले अपन उनको समझ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ईजी रह जाएगा। कि ताश के अंदर कुल पत्ते होते हैं 52। वैसे तो लगभग आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार लिखना ज़रूरी है। ताश के अंदर कुल पत्ते हैं 52 और ये जो 52 पत्ते हैं ये 26-26 के हिस्सों में डिवाइड रहते हैं, जिसमें 26 पत्ते लाल रंग के और शेष जो 26 पत्ते हैं वो क्या होते हैं? काले रंग के होते हैं। और फिर ये जो 26 हैं ये भी आगे 2 हिस्सों में डिवाइड रहते हैं 13-13 के। इधर से ये वाले 26 हैं, ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड रहेंगे। और इनके नाम देखिए क्या है। जैसे ये हो गया पान का पत्ता। ठीक है, ये जो 13 पत्ते आएंगे वो सारे पान के पत्ते हैं। फिर है ईंट का पत्ता, फिर है चिड़ी का पत्ता और फिर आता है हुक्म का पत्ता। ठीक है, ये नाम इनके याद रखने अपने को। पेपर में नाम से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए इन सब का जो पहला पत्ता होता है वो होता है इक्का। इन सब का जो पहला पत्ता है वो क्या होता है? इक्का। तो हर एक हिस्से में एक इक्का होता है। मतलब पान का इक्का एक है, पूरी ताश के अंदर पान का इक्का एक ही है। फिर पूरी ताश के अंदर ईंट का इक्का एक है, चिड़ी का इक्का एक है, हुक्म का इक्का एक है। फिर आते हैं सामान्य पत्ते 2 से लेकर 10 तक। 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक ये कौन से पत्ते हैं? सामान्य पत्ते हैं, जिन पे नॉर्मल गिनती लिखी होती है। इनका कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर बना भी नहीं आज तक। और फिर आते हैं लास्ट, जिनको बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। ये जो JQK हैं ये कौन से पत्ते हैं? तस्वीर वाले पत्ते, जिन पे चित्र बने होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते।
और इनके भी नाम है, पेपर में इनका भी नाम से पूछा जाता है। ये है गुलाम, इसको बेगम और रानी भी बोल देते हैं, इसको राजा और बादशाह भी बोल देते हैं। और तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 3 3 3 और 3, 12 पत्ते। 12 पत्ते जो हैं वो तस्वीर वाले पत्ते हैं। और सब में ये यूनिक है कि इस पूरे में गुलाम एक ही है, रानी एक ही है, राजा एक है, सब में ऐसा ही है। तो ये तो हैं ताश के सामान्य पत्ते जिनकी अपने को जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। अब क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं कि 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकाला जाता है और उस पत्ते के पान का गुलाम होने की प्रायिकता, ठीक है, हमसे इसने पूछा है कि पान के गुलाम की प्रायिकता क्या है। तो बाकियों में देखने की जरूरत नहीं है, पान में देखना है सिर्फ। तो पान में गुलाम कितने हैं? एक। इसमें नहीं देखना क्योंकि गुलाम तो इसमें भी है लेकिन ये ईंट के पत्ते हैं, गुलाम इसमें भी है लेकिन ये चिड़ी और हुक्म के हैं। हमें सिर्फ पान का गुलाम देखना है। तो पान वाले में एक ही गुलाम है, तो पान का गुलाम एक है और कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो पान का गुलाम होने की प्रायिकता 52। जैसे मान लो ऐसे पूछ लिया कि ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। तो अब ईंट वाले में देखना है कि ईंट की बेगम कितनी है। तो ईंट की बेगम एक ही है, तो 1/52, ठीक है। हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का। अब हुकुम में देखना है, हुकुम के अंदर इक्का एक ही बार आया, ये रहा, तो 1/52, ठीक है। और ये ऐसे बोल देता कि काले रंग का पत्ता, काले रंग का पत्ता। अब काले रंग का पत्ता कोई नाम तो इसने बताया नहीं है कौन सा है। तो काले रंग के पत्ते कितने हैं? 26 हैं। इसने ये नहीं बोला कि चिड़ी का है कि हुकुम का है, सीधा ही देखेंगे कि काले रंग के पत्ते कितने हैं? 26। तो 26/52 हल कर लेना, 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। या लाल रंग का पत्ता, (26/52), ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे बोल देता कि चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता, चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता। तो चिड़ी के पत्ते, अब चिड़ी के पत्ते में नहीं बोला कि कौन सा पत्ता है, सीधा कह दिया कि चिड़ी का पत्ता। तो चिड़ी के पत्ते कितने हैं? चिड़ी के पत्ते हैं 13, तो सीधा 13/52। मतलब जो पूछा है ना सिर्फ उसी का जवाब देना अपने को। जैसे इसमें बोल दिया कि पान का गुलाम, तो पान में गुलाम देख लिया, एक ही है। ईंट की बेगम, तो ईंट में बेगम देख ली, एक ही है। हुकुम का इक्का, तो हुकुम में इक्का देख लिया। कि अगर नाम से आया फिर तो वही देखना है, नाम नहीं आया जैसे सीधा ही आ गया कि काले रंग का पत्ता। अब क्या पता कौन से काले रंग के पत्ते की बात कर रहे हैं, वो चिड़ी के कि हुकुम के। तो सीधे देखो काले रंग के पत्ते कितने हैं? 26 हैं, तो 26/52। इसी तरीके से लाल रंग का पत्ता, क्या पता कौन सा लाल रंग का पत्ता है। लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 26 हैं, तो 26/52। अब जैसे यहाँ पे इसने बोला कि चिड़ी का पत्ता, अब इसने ये कह दिया कि पत्ता कौन सा है? चिड़ी का है। तो चिड़ी के तो 13 पत्ते हैं, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि वो चिड़ी में कौन सा पत्ता है, इसलिए चिड़ी के सारे पत्ते देखने पड़ेंगे अपने को। तो कितने पत्ते हैं? 13, तो 13/52। तो इस तरीके से ताश के पत्तों के ऊपर सवाल आप कर सकते हैं। तो चलिए, ये प्रायिकता अपनी कंप्लीट है। आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस एक तो अच्छे से कर लेना। आप इन्हीं क्वेश्चंस का दौरान कर लेना, तो इतने में ही आपके जो 4 नंबर है वो क्लियर हो जाएंगे। पर आपको करना पड़ेगा कि पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सोल्व करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको मैं क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।